नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महावीर कर्मा और श्री वेदा अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस में रक्त के बारे में। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा जो रक्त होता है इसके अध्ययन को कहा जाता है हेमेटोलॉजी। हेमेटो और लॉजी शब्द को अगर हम देखें तो हेमेटो का मतलब होता है रक्त और लॉजी का मतलब होता है स्टडी या अध्ययन। इससे स्पष्ट होता है रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी कहलाता है। आइए हम रक्त से संबंधित सामान्य जानकारी के बारे में चर्चा करते हैं। रक्त में सबसे पहले देखें कि हमारा जो ब्लड होता है वो कितना पाया जाता है, इसकी क्वांटिटी कितनी होती है। तो 5 से 6 लीटर के समथिंग हमारा रक्त होता है, परंतु महिलाओं और पुरुषों में थोड़ा अंतर होता है। महिलाओं में 1 से 1.5 लीटर रक्त थोड़ा सा कम पाया जाता है और पुरुषों में लगभग उतना ही अधिक होता है। 5 से 6 लीटर रक्त पुरुषों में पाया जाता है। हमारा जो रक्त होता है दोस्तों, वो बॉडी के वेट का 7% होता है। अगर किसी का वेट 60 किलो का है मान लिया जाए, तो उसका अगर हम 7% निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका 4.2 लीटर के समथिंग। दोस्तों, 7% वेट एक एग्जैक्ट नहीं है, परंतु निकाल के देख सकते हैं कि इतना अप्रोक्सीमेट ब्लड हमारा होगा, इतना पाया जाता है। हमारा जो रक्त होता है दोस्तों, इसका रंग होता है लाल। लाल होने का रीज़न क्यों होता है? लाल होने का रीज़न होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों, इसी के कारण हमारा रक्त कैसा होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा ब्लड रेड हमको दिखाई देता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। इससे आगे हम रक्त के पीएच के बारे में। देखिए दोस्त, सबसे पहले हम पीएच को समझते हैं। पीएच मतलब क्या होता है? पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसकी खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। पीएच स्केल में 0 से लगा करके आपको 14 तक की यूनिट्स पाई जाती है। इसमें 7 से अगर किसी भी द्रव का पीएच मान कम होता है तो वो आपका एसिड फॉर्म होगा या वो आपका अम्लीय अवस्था में होगा। अगर पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वो एल्काइल होगा या फिर वो क्षार होगा। इसी को हम बेस भी कहते हैं या क्षार भी कहते हैं। अर्थात हमारे ब्लड की बात अगर हम करें तो रक्त का पीएच मान 7.4 है। 7.4 का मतलब क्या हुआ? 7 से अधिक। अधिक होना मतलब कैसा हो जाएगा? ये क्षार अवस्था में हो जाएगा। तो हमारा रक्त कैसा होता है? क्षारीय रक्त होता है, 7 से अधिक हो जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पीएच के बाद हम इसके फॉर्मेशन की बात करते हैं। हमारे रक्त का निर्माण कैसे होता है, रक्त कहाँ पर हमारा बनता है? तो देखिए दोस्तों, हमारा जो रक्त होता है ना, वो बोन मेरो में बनता है, हमारी अस्थि मज्जा में बनता है। हमारी जो अस्थि मज्जा होती है इसके बारे में हम हमारे स्केलेटन सिस्टम में हम पढ़ चुके हैं, हम वहाँ पे अच्छे से समझ चुके थे। बोन मेरो आपको दिखाई दे रहा होगा। हमारी बोन मेरो ऊपर से रेड रेड होती है, देखिए दोस्तों, और मध्य में कैसी होती है? येलो होती है। हमारी रेड रेड आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो दो तरफ रेड होती है। ये जो रेड होती है ना, वो आपका आरबीसी का निर्माण करेगी या फिर आपका प्लेटलेट्स का निर्माण करेगी, प्लेटलेट्स बनाएगी। और दोस्तों, जो आपकी येलो मेरो होती है, ये आपके डब्ल्यूबीसी का निर्माण करती है। अर्थात हमारी बॉडी में रक्त का निर्माण किससे होता है? अस्थि मज्जा में होता है या बोन मेरो में रक्त का निर्माण होता है। पर दोस्तों, कभी प्रश्न आता है कि भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण किस में होगा? भ्रूण में रक्त का निर्माण किस में होगा? या फिर आपको बोलते हैं बच्चों में, कि बच्चों में रक्त का निर्माण किन में होता है? तो दोस्तों, भ्रूण में या बच्चों में रक्त का निर्माण लीवर की मीजोडर्म में होता है। किस में होता है? मीजोडर्म में होता है। लीवर की मीजोडर्म में भ्रूण अवस्था में बच्चों का निर्माण होता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि बच्चों में जो हमारी बोन मेरो, जैसे हम बोन मेरो की बात करें, हमारी जो अस्थि मज्जा की बात करें, हमारी अस्थि मज्जा दोस्तों, जो हमारी बोन मेरो होती है वो हमारी रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है बोन मेरो, और हमारी बड़ी जैसे थाई की जो हड्डी होती है उसमें पाई जाती है। और बच्चों की तो बोन मेरो बहुत ही नाजुक और पूर्ण विकसित नहीं होती, तो उसमें रक्त का निर्माण हो नहीं सकता। इसलिए बच्चों में रक्त का निर्माण किस में होता है? लीवर की मीजोडर्म में। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें दोस्तों कि ब्लड का स्टोरेज कहाँ पर होता है।
हमारा जो रक्त होता है वो जमा कहाँ पर होता है, उसका बैंक किसे कहा जाता है? तो हमारा रक्त दोस्तों हमारे स्टोमक के पास में, आपको स्टोमक दिख रहा है, स्टोमक के पास में हमारी जो ये स्प्लीन, ये हमारी जो एक दिख रही है आपको, ये स्प्लीन है, स्प्लीन, स्प्लीन या इसे हम प्लीहा भी कहते हैं, प्लीहा भी कहते हैं। इसी को दोस्तों तिल्ली शब्द भी कहा जाता है, इसको तिल्ली भी कहते हैं। हमारी जो स्प्लीन होती है या प्लीहा होती है या तिल्ली होती है, उसमें स्टोरेज होता है हमारे ब्लड का, इसलिए हम इसे हमारा ब्लड बैंक भी कहते हैं, रक्त का एक बैंक भी कहा जाता है। इसमें कितना यूनिट ब्लड होता है दोस्तों, कितना ब्लड जमा होता है? तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा स्प्लीन होता है ना, इसमें 1 यूनिट ब्लड जमा होगा। कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। लगभग अगर इसे हम देखें तो 4.2 के समथिंग ब्लड इसमें आ जाता है, 4.2 ml मिलीलीटर, इतना 1 यूनिट होता है। लगभग यह 4.5 के समथिंग ml में बोल सकते हैं, इतना ब्लड हमारे इसमें बैंक में जमा हो जाता है। अब कभी हम ब्लड डोनेट कर दें, जब ब्लड डोनेट करने जाओगे तो ब्लड डोनेट में आपसे कितना ब्लड लेते हैं? 1 यूनिट। अब 1 यूनिट ब्लड अगर आपका निकाल लिया, हमारी बॉडी में कुल ब्लड कितना है? 5 से 6 लीटर। उसमें से 1 यूनिट मतलब 5 से 6 लीटर का मतलब होता है 10 यूनिट। कितनी यूनिट होता है? 10 यूनिट। 5 से 6 लीटर मतलब 10 यूनिट। 10 यूनिट में से 1 यूनिट ब्लड अगर आपने डोनेट कर दिया तो आपका स्प्लीन का ब्लड खाली या फिर दूसरा ब्लड स्प्लीन में आ गया, तो आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो गई। ठीक है, इसकी पूर्ति करने के लिए लगभग 90 दिन का समय आपको चाहिए। कितने दिन का चाहिए? 90 दिन का। क्योंकि दोस्तों हमारी स्प्लीन में 90 दिन के अंदर वही मात्रा वापस ब्लड की उत्पन्न हो जाती है और वही ब्लड हमारी बॉडी में वापस से बन जाता है। ब्लड डोनेट करने के बाद अब 90 दिनों तक, लगभग 3 महीने तक ब्लड नहीं डोनेट करोगे, उसके बाद अब ब्लड दे सकते हो, क्योंकि वापस आपकी बॉडी में रक्त की मात्रा उतनी ही बन चुकी है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे, डेथ मतलब मृत्यु। किसकी मृत्यु दोस्तों? रक्त की मृत्यु की बात करें तो जो ब्लड होता है दोस्तों लीवर में या फिर हमारे स्प्लीन में, 2 जगह पर जाकर के इसकी मृत्यु होती है। तो कैसे मृत्यु होती है? क्या पूरा ब्लड मर जाता है? नहीं नहीं, रक्त में केवल जो पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं, जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, ये सारा क्या होता है? स्प्लीन में जाकर के मर जाता है। अलग अलग तरीके से हम इसको आगे भी अच्छे से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन को समझते हैं, हीमोग्लोबिन क्या होता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन को हम यहाँ पर HB भी लिख सकते हैं। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है आयरन से मिलकर बना होता है, और एक बना होता है प्रोटीन से मिलकर बना होता है। आयरन मतलब होता है लोहा, लोह पदार्थ जिससे हमारा हीमोग्लोबिन बनता है। उसी के कारण हमारा रक्त कैसा होता है? लाल भी होता है। परंतु मेल और फीमेल में दोस्तों ये अलग अलग पाए जाते हैं। मेल में इसकी मात्रा जो होती है ना दोस्तों हीमोग्लोबिन की, वो होती है आपकी 14 मिलीग्राम, और फीमेल में कितनी होती है? 13 मिलीग्राम। अगर किसी का हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा तो ब्लड सर्कुलेशन में इसको बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि मोटा हो जाएगा ब्लड, और अगर ब्लड पतला होगा तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत स्पीड से हो जाएगा। पर यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि अगर कभी हीमोग्लोबिन कम रहा दोस्तों, तो जैसे ही चोट लगेगी ना, हीमोग्लोबिन कम है और चोट लगी तो ब्लड बहुत ज़्यादा मात्रा में बह जाएगा। और अगर हीमोग्लोबिन अधिक होगा तो एक और दिक्कत है कि हीमोग्लोबिन अधिक होने पर, चोट लगने पर तो ब्लड नहीं बहेगा, परंतु हार्ट अटैक की संभावनाएं ज़्यादा हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और अब हम देखते हैं सर्कुलेशन को, परिसंचरण को, क्योंकि हमारा रक्त जो होता है वो हमारी पूरी बॉडी में परिसंचरित होता रहता है, पूरी बॉडी में बहता रहता है। हमारी बॉडी में हृदय से धमनी और सिराएं जुड़ी होती है। यहाँ पर आपको रेड रेड धमनियाँ दिख रही है, और जो आपकी ब्लू कलर की है वो आपकी सिराएं हैं, वेन्स हैं। इन धमनियों और सिराओं में हमारा ब्लड दौड़ता रहता है, बहता रहता है, ठीक है, सर्कुलेट होता रहता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं रक्त के कार्य के बारे में, कि हमारा जो रक्त होता है दोस्तों उसके कार्य क्या क्या होते हैं, इसके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो पहली बात करें, हमारा रक्त सबसे पहली बात तो हमारे बॉडी के ताप को नियंत्रित करता है। हमारे बॉडी का ताप होता है 37.5 डिग्री सेल्सियस। कैसे नियंत्रित करता है ताप को? तो हमारा रक्त हमारी धमनियों सिराओं में सर्कुलेट होता है, बहता रहता है,
और बहने पर हमारे पूरी बॉडी में एक एक कोशिका तक जाता है। तो हमारे पूरी बॉडी की एक एक कोशिका का टेम्परेचर भी वो कितना कर देता है, 37.5 डिग्री सेल्सियस कर देता है, जिससे पूरी बॉडी का टेम्परेचर एकदम इक्वल बना रहता है, 37.5 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। आगे हम बात करें कि रक्त क्या करेगा। दूसरा, ये हमारी गैसों का परिवहन करता है, मतलब O2 का और CO2 का परिवहन करेगा। जैसे कि जब हम श्वास लेते हैं, श्वास ली तो हमारी फेफड़ों में जो कोशिकाएं जुड़ी होती है, धमनियों और शिराएं, वो ऑक्सीजन को उठा लेती है और CO2 को जब लेके आती है तो वापस नाक से छोड़ देती है। इस प्रकार ये O2 और CO2 का परिवहन भी करता है। दूसरी अगर हम बात देखें तो जो रक्त होता है दोस्तों, वो पोषक पदार्थों का परिवहन भी करता है, पोषक पदार्थों को भी यह परिवहन कर देता है, एक से दूसरे जगह पे पहुंचा देता है। जैसे ही हम बात करें, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन की सारी क्रिया हमारी छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पूर्ण हो जाती है। वहां से वही पोषक पदार्थ हमारे ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होकर के हमारे रक्त में मिलते हैं और रक्त के माध्यम से पूरी बॉडी में एक एक कोशिका तक चले जाते हैं। इस प्रकार से पोषक पदार्थ भी हमारी पूरी बॉडी में घूमते रहते हैं। और दोस्तों, जो रक्त होता है, हमारे जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ, इनका भी, उत्सर्जी पदार्थों को भी दोस्तों ये क्या करता है, सर्कुलेट करता रहता है। जैसे हमने आपने सुना होगा दोस्तों, डायलिसिस की प्रोसेस। हमारी बॉडी में जो रक्त होता है ना, रक्त में यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, NaCl, ये सारे और द्रव, ये सारे जो पदार्थ होते हैं वो हमारे रक्त में दौड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और जैसे ही ये किडनी में जाते हैं तो किडनी में क्या होता है, इनका फिल्टर हो जाता है और वही फिल्टर होने के बाद हमारे ब्लड में से ये सारे अवांछनीय पदार्थ यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि हमारे रक्त के कार्य क्या क्या होते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम ब्लड कंपोजिशन की, रक्त के संयोजन के बारे में पढ़ते हैं कि रक्त का संयोजन क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो संयोजन दो चीजों से होता है हमारे रक्त का। पहला तो होता है कि दोस्तों हमारा जो रक्त होता है वो दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो बना प्लाज्मा से, एक बना कॉर्पल्स से। प्लाज्मा पूरे रक्त का 60% होता है और कॉर्पल्स पूरे रक्त का 40% होता है। जो प्लाज्मा होता है हम इसे थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है, इसमें आपको ये जो येलो पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये है आपका प्लाज्मा। और जो नीचे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, इसमें ये एक बीच में और एक ये वाला पार्ट, 3 पार्ट इसमें दिख रहे हैं। तो ये तो होता है आपका प्लाज्मा ऊपर वाला, ये आपका व्हाइट ब्लड सेल्स और ये आपकी रेड ब्लड सेल्स होती है। ये कैसे निकाल लिया गया या है क्या, आप इसे समझो पहले। देखिए दोस्तों, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और ब्लड टेस्ट देते हैं तो इतनी बड़ी आपकी कीप में ब्लड को निकालेगा। उस कीप को क्या करता है, वो बड़ी स्पीड से मशीन में घुमाता है। जब घूमती है तो अभिकेंद्रण के कारण ये रक्त में जो मोटे और भारी पदार्थ होते हैं वो सब नीचे बैठ जाते हैं। जैसे कि RBC, बड़े कण और WBC, ये नीचे बैठ जाते हैं। इसके ऊपर क्या बचता है, इसके ऊपर बचता है प्लाज्मा। ये होता है दोस्तों प्लाज्मा। और हमारे रक्त में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा में एक और बात करें दोस्तों, तो प्लाज्मा में एक पदार्थ, एक प्रोटीन पदार्थ होता है फाइब्रिनोजन। अब फाइब्रिनोजन क्या करता है, ये कहाँ पाया जाता है, तो प्लाज्मा में पाया जाता है। ये फाइब्रिनोजन दोस्तों, जब हमें चोट लगती है, जैसे ही रक्त बाहर आता है तो वायु के संपर्क में आने से फाइब्रिनोजन प्रोटीन के कारण ही रक्त का थक्का जमता है। मतलब ब्लड क्लॉटिंग में सबसे महत्वपूर्ण फाइब्रिनोजन होता है, जो रक्त के थक्के को जमाने में मदद करता है। दोस्तों, प्लाज्मा में इसके अलावा अकार्बनिक कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं, खनिज लवण भी पाए जाते हैं, आपके खनिज लवण भी पाए जाते हैं। ये सारे पदार्थ इसमें प्लाज्मा में पाए जाते हैं। प्लाज्मा में दोस्तों आपने देखा होगा कि जब अगर हम प्लाज्मा में से यदि प्लाज्मा में से दोस्तों हम फाइब्रिनोजन को निकाल लें, इसे अगर हम निकाल लें
तो एक जो हल्का पीला पदार्थ बचेगा उसे हम सीरम कहते हैं। एकदम पतला सा पदार्थ होता है, एकदम पतला, इससे भी पतला पदार्थ, एकदम लिक्विड फॉर्म में एकदम पतला पदार्थ, वो होता है आपका सीरम, वो बचता है। चलिए, आपको प्लाज्मा समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कॉर्पल्स की। कॉर्पल्स किन्हें कहा जाता है, क्या होती है? तो देखिए दोस्तों, कॉर्पल्स में 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती है, 3 प्रकार की कोशिकाएं हमको मिलती है। पहली तो बात करें आरबीसी होती है, दूसरी डब्ल्यूबीसी, तीसरी होती है प्लेटलेट्स। आरबीसी आप जानते हो, सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में, जैसे अभी आने वाली अभी जो पटवारी की एग्जाम्स हुई थी, फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी, इन सब में इससे क्वेश्चन बनता है इनके फुल फॉर्म से। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पल्स। डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स भी कहते हैं, प्लेटलेट्स ही कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को मिलता है। यहाँ पर इसे हम अच्छे से और आगे समझते हैं, तो हम इसे अगली स्लाइड पर अच्छे से समझते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने तीनों चीजें हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आपको तीनों चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए, इसे रख लेते हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले आरबीसी की। हम आरबीसी को पूरा डिटेल में पहले समझते हैं, फिर हम डब्ल्यूबीसी को पढ़ेंगे, फिर हम प्लेटलेट्स की बात करेंगे। दोस्तों, जो हमारा आरबीसी होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी मात्रा को पूछा जाता है कि इसकी संख्या कितनी है। तो दोस्तों, इसकी संख्या 48 से लगभग 54 लाख घन मिलीमीटर के समथिंग होती है। 48 से 54 लाख घन मिलीमीटर होती है हमारी आरबीसी। अगर आपको डब्ल्यूबीसी की भी संख्या पूछे तो ये दोस्तों बहुत कम होती है, लगभग 8000 से 10,000 के समथिंग इसकी मात्रा होती है। और अगर आपको पूछे प्लेटलेट्स, तो ये लगभग होती है 3 लाख के समथिंग। कितनी हो जाएगी? 3 लाख के समथिंग इसकी होती है। आप दोस्तों इसके डायग्राम को यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। अगली स्लाइड पर हम एक एक को डिटेल से फिर पढ़ने वाले हैं, समझने वाले। जैसे इसके अगर हम आकार की बात करें तो आपको इसका आकार दिख रहा होगा। अगर इसको हम खड़ा करके देखें तो इस प्रकार से कुछ आकार बनेगा, जिसमें दोनों तल इसके अंदर की ओर दबे हुए दिखाई देते हैं। देखिए, दिख रहा है आपको, दोनों तल अंदर की ओर, ये दोनों तल दबे हुए, मतलब द्विअवतलीय इसका आकार होता है, दोनों तरफ से इसके तल दबे हुए होते हैं। और दोस्तों, इसकी बात करते हैं तो इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता, इसका कोई भी आकार एकदम फिक्स नहीं है कि कैसा है। और इसकी अगर हम बात करें तो आपको ये जो दिखाई दे रही है इस प्रकार से जालीनुमा संरचना, ये हमारी प्लेटलेट्स होती है। चलिए, अगली स्लाइड पर हम इसे बहुत अच्छे से समझते हैं, डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं। आरबीसी की दोस्तों हमने पहले संख्या की बात कर ली, इसके फुल फॉर्म के बारे में बात कर ली। अब हम देखते हैं आरबीसी दोस्तों करती क्या है, किन किन चीजों का वहन करती है, क्या क्या करती है। आरबीसी दोस्तों O2 का वहन करती है, ऑक्सीजन का। क्यों? क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन कर सकता है, वहन करता है। आरबीसी में दोस्तों केंद्रक नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं होता। अब न्यूक्लियस नहीं होगा दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात तो होगी कि जब इसकी मृत्यु होगी तो इसको भक्षण कौन करेगा, इसको समाप्त कौन करेगा? तो दोस्तों, इसको भक्षण नहीं होने के कारण ही तो इसे स्प्लीन में इसे ये चली जाती है, प्लीहा में चली जाती है। इसलिए आरबीसी के कब्र किसे कहते हैं? स्प्लीन को या प्लीहा को कहा जाता है। आगे बात करें, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो कोशिका होने के बाद भी इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो फिर न्यूक्लियस किस में होता है? तो दोस्तों देखिए, सभी के जीव में, हमारे भी शरीर में, जब बचपन में हम जब पैदा हुए थे, छोटे थे, तब हमारे आरबीसी में लगभग न्यूक्लियस था, पर जब धीरे धीरे शरीर बढ़ता जाता है तो वो समाप्त होते चला जाता है। आरबीसी में न्यूक्लियस केवल दोस्तों ऊंट में और लामा में ही पाया जाता है। ऊंट में और लामा में, ये दो में पाया जाता है इसमें आरबीसी में केंद्रक। ये लामा एक ऊंट की ही प्रजाति है। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमालाओं पर इसे भोज ढोने के लिए उपयोग में लाया जाता है, लामा को। तो ये लामा जो होता है ना, ये ऊंट की एक प्रजाति होती है, ये होता है। हमारा जो आरबीसी होता है, इसको हीमोसाइटोमीटर के द्वारा, हीमोसाइटोमीटर
हीमोसाइटोमीटर, इसके द्वारा इसको नापा जाता है आरबीसी को कि इसकी संख्या कितनी होती है। जैसे हमने अभी 48 से 54 लाख की बात की तो वो कैसे हो गई, इसे हीमोसाइटोमीटर से नाप करके पता चलता है कि किसकी बॉडी में कितना होता है, कम या कितना ज़्यादा होता है। परंतु दोस्तों अगर कभी आरबीसी की मात्रा कम हो जाए, साधारण भाषा में हम इसे खून की कमी बोलते हैं। खून की कमी, क्या बोलते हैं इसको, खून की कमी, साधारण भाषा में इसे खून की कमी कहते हैं। ये जो होता है ना वो एनीमिया रोग में होता है, एनीमिया में होता है। इसमें होता क्या है दोस्तों, खून की कमी का मतलब कोई समझ लेगा कि हमारा खून कम हो गया, नहीं, खून की मात्रा, ब्लड की मात्रा कभी कम नहीं होती। कम तो होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स, कम या ज्यादा, खून की मात्रा उतनी ही बनी रहती। अगर आप दोस्तों अभी ब्लड डोनेट करने जाओ, ठीक है, तो आपने 1 यूनिट ब्लड डोनेट कर दिया, लगभग 350 ग्राम या फिर 400 ग्राम के समथिंग ब्लड डोनेट किया जाता है। अब इतना ब्लड हमने दे दिया तो क्या होगा, आपकी बॉडी में तो ब्लड कम हो गया? नहीं, ब्लड कम नहीं दोस्तों, कुछ ही 23 घंटे 24 घंटे के बाद आप जब पानी पीते हो इसकी मात्रा मिल करके पूरी बॉडी में रक्त की मात्रा बराबर हो जाती है। लगभग 23 सेकंड में पूरी बॉडी में एक बार सर्कुलेशन कंप्लीट होता है, तो उतनी देर में ब्लड में पतला होकर पानी मिल जाएगा और ब्लड पतला हो जाएगा और ब्लड की मात्रा उतनी ही हो जाएगी, रक्त तो उतना ही पाया जाता है। तो आरबीसी जो होता है ना दोस्तों, हमारी आरबीसी में एनीमिया रोग अगर कमी हो जाए तो एनीमिया रोग इसमें हमको मिलता है। चलिए, अब इसके वैज्ञानिक नाम से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। आरबीसी को क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं आरबीसी को। चलिए, यहां तक आपको समझ में आया होगा कि हमारी आरबीसी क्या होती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों डब्ल्यूबीसी के बारे में। परंतु देखिए दोस्त, हम पिछली स्लाइड पर इसको देख चुके थे, यहां पर आप ध्यान से देखिए, मैं आपको आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में सारी जानकारी यहां पर बताता हूं। पहले तो हम इसकी बात कर ले कि हम डब्ल्यूबीसी के फुल फॉर्म को पढ़ चुके, व्हाइट ब्लड सेल या डब्ल्यूबीसी के हम संख्या के बारे में देख चुके कि लगभग 8 से 10 हज़ार इसकी संख्या पाई जाती है। हमारी जो डब्ल्यूबीसी होती है ना दोस्तों, इसमें 5 प्रकार की सेल्स होती है। ये हमारी पूरी बॉडी की एंटीबॉडी होती है, एक रोग प्रतिरोधक क्षमताएं उत्पन्न करती है, रोग प्रतिरोधक होती है। ये हमारी बॉडी का एक बॉडीगार्ड भी कह सकते हैं, हमारे बॉडीगार्ड के नाम से भी जान सकते हैं, एक रक्षा तंत्र है हमारा ये दोस्तों। इसमें न्यूट्रोफिल सेल्स होती है, इओसिनोफिल होती है, बेसोफिल होती है ना, मोनोसाइट होती है, और उसके अलावा हमारी बी और टी सेल्स मतलब लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती है, लिम्फोसाइट जिसे कहा जाता है, लिम्फोसाइट। ये 5 प्रकार की सेल ही हमारे पूरे शरीर में बीमारियों से हमारी रक्षा करती है। अगर डब्ल्यूबीसी कम हो जाए तो दोस्तों उसका शरीर बीमारियों का घर हो जाता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी बहुत बड़ा रोग प्रतिरोधक होता है हमारे शरीर का। इसमें न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट ये सब होता है। मोनोसाइट हमारी पूरी, इसमें मोनोसाइट बाहर से आने वाली कोशिकाओं को नष्ट करता है, और लिम्फोसाइट 2 प्रकार का, टी सेल वाला और बी सेल वाला, मतलब टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, 2 प्रकार का लिम्फोसाइट भी आपका होता है दोस्तों इसमें। और इसमें न्यूट्रोफिल जो होता है ना, ये सबसे बड़ा एक कण होता है। आपको अगर पूछ लिया जाए कि बताओ भाई डब्ल्यूबीसी का सबसे बड़ा इसमें पार्ट कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, न्यूट्रोफिल सबसे बड़ा होता है, ये सबसे बड़ा भाग होता है। ये जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती है ना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही हमारी बॉडी में बाहर से कोई वायरस अटैक करता है, जैसे वायरस आया, जैसे ही हमको भोजन करने से, किसी को टच करने से, कहीं से वायरस हमको जब कनेक्ट होता है हमारे से, तो होता क्या है, वायरस जैसे ही हमारी ब्लड में दौड़ने लगेगा तो टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं उसको देख लेगी कि ये बाहरी शत्रु है जो शरीर के लिए अच्छा नहीं है। ये टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं उनको नष्ट कर देती है, मार देती है। और जो मोनोसाइट होता है ना दोस्तों, ये उसको भक्षण कर लेता है, खा लेता है और समाप्त कर देता है। नहीं तो उसकी बॉडी, मतलब कि किसी भी वायरस की मरी हुई बॉडी हमारे ब्लड में ही दौड़ती रहेगी तो और बीमारियां उत्पन्न करेगी, उसको मोनोसाइट पूरी तरह से समाप्त कर देता है, भक्षण कर लेता है मोनोसाइट। परंतु दोस्तों इसमें भी टी लिम्फोसाइट सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा रोग प्रतिरोधक होता है। अगर एड्स का वायरस, HIV इसको मिल जाए तो
इसको भी वो समाप्त कर देता है। मतलब HIV इतना खतरनाक होता है कि हमारी टी लिम्फोसाइट को भी नष्ट कर देता है। दोस्तों WBC जो होता है, अगर इसकी मात्रा बढ़ जाए WBC की, तो ये हमारे कैंसर का कारण होता है। इसे वैज्ञानिक नाम में हम देख लेते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, इसे भी नाम इसका कहा जाता है ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं इसको? ल्यूकोसाइट। इसको ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको WBC। चलिए अब हम बात करते हैं और हम प्लेटलेट्स के बारे में देखते हैं कि प्लेटलेट्स क्या होती है। दोस्तों जो प्लेटलेट्स होती है, ये सब, इसका वैज्ञानिक नाम होता है मेगा, 1 मिनट। दोस्तों जो प्लेटलेट्स होती है इसे हम मेगा कैरियोसाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेगा कैरियोसाइट। प्लेटलेट्स को हम मेगा कैरियोसाइट के नाम से भी जानते हैं। और ये मेगा इसलिए कहा गया कि सभी कणों से WBC और RBC भी सबसे ज्यादा बड़ी कौन सी होती है? प्लेटलेट्स होती है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है रक्त के थक्के में। मतलब जब हमारा ब्लड कहीं पर हमको चोट लगी तो ब्लड वहां से जब बहता है ना, बाहर की वायु से संपर्क करके एक जालीनुमा संरचना बना लेता है। उसी जालीनुमा संरचना में ये प्लेटलेट्स आकर के फंस जाते हैं और WBC को और RBC को वहां से बहने नहीं देते। मतलब रक्त का थक्का जमाने में प्लेटलेट्स मदद करता है। उसके अलावा देखें तो जो प्लेटलेट्स होता है दोस्तों, ये प्लेटलेट्स अगर हमारी बॉडी में कम हो जाए तो डेंगू फीवर होता है। कौन सा फीवर होता है? डेंगू फीवर होता है हमारी बॉडी। डेंगू क्या होता है? इसकी मात्रा कम होना। पर अब दोस्तों हमने ये तो बात कर ली, परंतु हम ये देखें कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स, इनका मृत्यु काल कितने दिनों का होता है? ये बनती कितने दिनों में है और कब मर जाती है? तो दोस्तों RBC की मृत्यु, जो RBC वो 120 दिनों में मर जाती है। WBC जो दोस्तों होती है उसको 4 दिन लगते हैं लगभग, और जो प्लेटलेट्स होती है उसको 3 दिन लगते हैं और ये मर जाती है। अब आपको एक बात लग रही होगी कि भाई 120 दिन में RBC मर गई, 4 दिन में WBC गई, प्लेटलेट्स 3 दिनों में गई, तो फिर ब्लड में बचा क्या? तो ब्लड में एक ही चीज बचा, प्लाज्मा। एक ही चीज बचती नहीं दोस्तों। देखो RBC, WBC और प्लेटलेट्स की तो मृत्यु हो जाती है, परंतु जो हमारा प्लाज्मा बचा रहता है और हमारी जो बोन मेरो होती है वो RBC, WBC और प्लेटलेट्स को लगातार जन्म देती रहती है। तो वहां से RBC, WBC आ जाती है और तो ये चली जाती है और नई आ जाती है, और प्लाज्मा वहीं का वहीं रहता है। प्लाज्मा कहीं नहीं जाता, प्लाज्मा वहीं पे रहता है जो पोषक पदार्थों के द्वारा अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको दोस्तों। तो यहां तक हमने देखा कि हमारा कंपोजिशन क्या होता है और रक्त किस प्रकार से बनता है। इसके आगे हम ब्लड क्लोटिंग के बारे में बात करेंगे, रक्त के थक्के के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।